उत्तर प्रदेश के संभल जिले की दो बहनें महक और परी इंस्टाग्राम पर काफी पॉपुलर हुई। महक परी कह दे कदी बहन में हो, समझा? उनका कंटेंट सीधा था, अपने घर में बैठकर एक दूसरे को और अपने फॉलोअर्स को भद्दी गालियां दो। इनके वीडियो में अश्लीलता और गाली गलौज की भरमार होती थी। अरे क्यों पड़े रहते हो घर पे जिंदा बन के, तो बदमाश बन के। और सुन, महक परी कह दे बहन। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उनके माता पिता भी अक्सर इन वीडियोस का हिस्सा होते थे। वो ना सिर्फ अपनी बेटियों को ये सब करने देते थे, बल्कि उनके साथ बैठते थे, उन बातों पर हंसते थे और उन्हें प्रोत्साहित करते थे। यानी ये एक फैमिली बिजनेस बन चुका था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कई महीनों तक ये सब चलता रहा। फिर जब स्थानीय लोगों ने शिकायत की तो संभल पुलिस ने एक्शन लिया। जुलाई 2025 में महक और परी दोनों को आईपीसी की धारा 294 यानी कि सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य करना और आईटी एक्ट की धारा 67 यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के तहत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें महक को परी 143 नाम की आईडी है। ये अपने आप को सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में इनके द्वारा एक कृत्य किया गया है। पुलिस स्टेशन में खड़ी उनकी तस्वीरें जो है वायरल होने लगी। वही लड़कियां जो कल तक कैमरे पर गालियां देकर दीवा बन रही थी, आज सर झुकाए नजर झुकाए खड़ी थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ गाली गलौज तक सीमित नहीं है। ये गंदगी और भी चालाक और खतरनाक रूप लेती जा रही है। मिलिए मुस्कान कारिया से। इंस्टाग्राम पर ये बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है। इनका फॉर्मेट बहुत सिंपल है। हर रील की शुरुआत जो है एक हुक लाइन से करती है। आई बेट यू डिडंट नो दिस। I bet you didn't know this. आज मैं मेरे काले बिल्ले के नींबू का पानी पीने वाली हूँ। और इसके बाद जो होता है उसका उस बात की जानकारी से कोई लेना देना नहीं होता है कि वो वीडियो में क्या परोस रही है। ये जानबूझ करके ऐसे कपड़े पहनती हैं और कैमरे का एंगल ऐसा रखती हैं जो इनके शरीर पर फोकस करे, इनके कंटेंट पर नहीं। और इनका कंटेंट जो है वो एक ही चीज पर टिका है, फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन, यानी महिला को एक उपभोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करना। इनका पूरा बिजनेस मॉडल ही महिला के वस्तुकरण पर खड़ा है, जहां ये सब्सक्रिप्शन के जरिए हर महीने लाखों रुपए कमा रही है। समस्या तब और बड़ी हो जाती है जब कोई उनकी आलोचना करने की हिम्मत करता है, क्योंकि कई रोस्टर्स और कमेंट्री चैनल्स ने जब इनके कंटेंट पर सवाल उठाए तो मुस्कान कारिया की टीम ने उन पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारना शुरू कर दिया और कई वीडियोस को उनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम से ही हटवा दिया और कुछ के तो प्लेटफॉर्म में डिलीट करवा दिया। भाई तो एक मेरी पुरानी पोस्ट रिमूव हुई है जिसमें मैंने मुस्कान कारिया को रोस्ट कर रखा था, जिसमें इंस्टाग्राम की कोई गलती नहीं, क्योंकि मुस्कान की टीम ने कॉपीराइट मारा है। ऐसी ही एक इंस्टाग्राम क्रिएटर है सेजल राजनाथ। इनका कंटेंट इतना ज्यादा अभद्र, अश्लील और घटिया है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होना चाहिए। लेकिन लोग उल्टा इसे और इसके जैसी दूसरी क्रिएटर्स को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम पर चल रहे इस धंधे को और भी बूस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से क्रिएटर्स के एक बड़े तबके ने इंस्टाग्राम के GRWM यानी कि गेट रेडी विद मी के कॉन्सेप्ट को भी जिस्म बेचकर पैसा कमाने का जरिया बना दिया। ये एक खतरनाक ट्रेंड है दोस्तों। एक तरफ तो ये अश्लीलता और ऑब्जेक्टिफिकेशन से पैसा कमा रहे हैं और दूसरी तरफ जब कोई इनकी जवाबदेही तय करने की कोशिश करता है तो ये कानूनी प्रक्रिया से उन्हें खामोश कर देते हैं। और जब इस बेशर्मी और चालाकी के साथ सिस्टम की ताकत और नशा मिल जाते हैं, ये रियल लाइफ से निकल करके चीज़ें रियल लाइफ में होने लगती हैं और हिंसा का रूप ले लेती हैं। और इसमें मेल क्रिएटर्स भी पीछे नहीं। ये है हमारे मेल क्रिएटर्स आज के जनरेशन के। और भाई मेल क्रिएटर खत्म, गुड बाय, गया। एल्विस यादव बिग बॉस OTT के विनर और एक बहुत बड़े यूट्यूबर। इनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी के साथ साथ विवाद भी हमेशा जुड़े रहे। नवंबर 2023 में नोएडा पुलिस ने एक रेव पार्टी पर छापा मारा और वहां से सांपों का जहर यानी स्नेक वेनम बरामद किया। इस मामले में दर्ज FIR में एल्विस यादव का भी नाम था। आरोप था कि वो अपनी वीडियोज और पार्टियों में इन सांपों का इस्तेमाल करते थे और अवैध रूप से सांपों का जहर सप्लाई भी करते थे। इसके अलावा मार्च 2024 में इनका एक और वीडियो वायरल हो गया जिसमें ये एक दूसरे यूट्यूबर सागर ठाकुर को अपने साथियों के साथ मिलकर बुरी तरह से पीट रहे थे। इस मामले में इन पर FIR भी दर्ज हुई। ये केस दिखाता है कि जब एक क्रिएटर को लगने लगता है कि वो कानून से ऊपर है या उसकी जो फैन फॉलोइंग है वो सिस्टम से ऊपर है, तो वो उस रियल लाइफ से निकल के रियल लाइफ में भी अपराध करने से नहीं डरता। अब ये एक कंटेंट क्रिएशन नहीं बल्कि मानसिकता का रूप ले चुका होता है। ये सभी केस इस डिजिटल बीमारी के अलग अलग चेहरे हैं दोस्तों, लेकिन इन सभी की जड़ एक ही है, एक ऐसा इनविजिबल सिस्टम जो इस जहर को बना भी रहा है और बेच भी रहा है। लेकिन दोस्तों रील से निकल के रियल लाइफ में फैली ये गंदगी किसी एक इंसान या एक क्रिएटर की देन नहीं है, बल्कि इसके पीछे तो पूरा इकोसिस्टम है। और इस इकोसिस्टम का जो इंजन है वो है अटेंशन, आपका और मेरा अटेंशन। आज की डिजिटल दुनिया में सबसे कीमती चीज जो रह गई है वो पैसा नहीं है बल्कि आपका और मेरा अटेंशन है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक,
ये सारे प्लेटफॉर्म एक ही मॉडल पर काम करते हैं। इनका मकसद है आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपने प्लेटफॉर्म पर रोके रखना, और इस काम को अंजाम देता है इनका एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम को नैतिकता, सही गलत, अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है। उसे बस एक चीज़ की भूख है, वो है इंगेजमेंट, यानी लाइक, कमेंट, शेयर और आपका वॉच टाइम। एक ऐसा वीडियो है जो शिक्षाप्रद है, शांत है, जानकारी से भरा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा वीडियो है जिसमें गाली गलौज है, ड्रामा है, फुल कंट्रोवर्सी है। ज़्यादा कमेंट्स किस पर आएंगे, किस पर ज़्यादा बहस होगी? जाहिर है कंट्रोवर्सी वाले पर। लोग उसे पसंद करें या ना करें, लेकिन उस पर वो रिएक्ट जरूर करेंगे। एल्गोरिदम के लिए ये नफरत भी एक पॉजिटिव एंगेजमेंट है, और वो इस नफरत वाले वीडियो को और ज्यादा लोगों को दिखाएगा। क्रिएटर समझ जाता है कि भाई सीधा साधा या ज्ञान वाला कंटेंट बनाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर वायरल होना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो लोगों को चौंका दे, उन्हें गुस्सा दिलाए, उन्हें उत्तेजित करे और उन्हें इस कंटेंट पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर दे। दरअसल इस अटेंशन की लड़ाई के पीछे सीधा सीधा पैसा जुड़ा है। क्रिएटर्स कई तरीकों से पैसे कमाते हैं, जैसे एडसेंस, ब्रांड डील्स और सब्सक्रिप्शंस। ये पूरा कमाई का मॉडल जो है वो सीधे सीधे व्यूज और एंगेजमेंट से जुड़ा है, और व्यूज आते हैं सेंसेशनल कंटेंट से। जब महक परी की गिरफ्तारी हुई तो पुलिस ने बताया कि वो दोनों बहनें जो है महीने का 30 से 35 हजार रुपए कमा रही थी। ये पैसा उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन था। ये उन्हें बताता था कि वो जो कर रही हैं वो सही है, क्योंकि उससे पैसा आ रहा है। ये मशीन इसलिए भी कामयाब है क्योंकि इसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल है। जब से भारत में डेटा सस्ता हुआ है तब से इंटरनेट यूजर्स की सबसे बड़ी ग्रोथ छोटे शहरों, गाँव यानी 2 टियर और 3 टियर शहरों से आई है। एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है जो नया नया इंटरनेट की दुनिया से जुड़ा है, और इनमें से कई दर्शकों के पास डिजिटल लिटरेसी की कमी होती है। वो असली और नकली कंटेंट में फर्क भी नहीं कर पाते। उनके लिए जो कुछ भी वायरल हो रहा है वही एंटरटेनमेंट है। ये वल्गर क्रिएटर्स इसी दर्शक वर्ग को टारगेट करते हैं। वो ऐसी भाषा और ऐसे कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं जो शायद शहरी या पढ़े लिखे वर्ग को आपत्तिजनक लगे, लेकिन इस नए दर्शक वर्ग को वो रिलेटेबल लगे और रॉ लगे। और इस पूरे खेल को खुला मैदान इसलिए मिला हुआ है क्योंकि इस पर लगाम लगाने वाला कोई मजबूत पहरेदार अवेलेबल ही नहीं। भारत में अश्लीलता और अभद्रता को लेकर कानून बहुत पुराने और अस्पष्ट है। आईपीसी की धारा जो अश्लीलता को परिभाषित करती है वो 1860 की बनी हुई है। वो आज के डिजिटल युग के लिए पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। आईटी एक्ट 2000 में ऑनलाइन कंटेंट को लेकर प्रावधान तो किए गए, लेकिन उनका इन्फोर्समेंट अभी भी कमजोर है। पुलिस अक्सर तब तक कार्रवाई नहीं करती जब तक कोई बड़ी शिकायत ना हो या कोई वीडियो बहुत ज्यादा वायरल ना हो जाए। जब एक बच्चा दिन रात गालियों और हिंसा वाला वीडियो देखता है तो क्या होता है? धीरे धीरे उसके लिए सब नॉर्मल हो जाता है। जो भाषा सिर्फ पहले बंद कमरों में बोली जाती थी वो अब पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बन जाते हैं। महिलाओं के प्रति असम्मान और ऑब्जेक्टिफिकेशन अब एक आम बात लगने लगती है। ये हमारे समाज के नैतिक ताने बाने को ही कमजोर कर रहा है। और ये क्रिएटर्स जो हैं वो संघर्ष यानी अपने स्ट्रगल की एक झूठी और खतरनाक कहानी बेचते हैं। आपने अक्सर इन क्रिएटर्स को ये कहते सुना होगा कि मैं गरीब घर से हूँ, मेरे पापा बीमार हैं, मुझे पैसों के लिए सब करना पड़ रहा है। ये बहुत ही खतरनाक और भावनात्मक रूप से मैनिपुलेटिव कहानियां होती हैं। इस स्ट्रगल की कहानी को बेचकर वो अपनी आलोचना को खत्म करने की कोशिश करते हैं। वो आपको ये महसूस कराते हैं कि अगर आप उनके कंटेंट पर सवाल उठा रहे हैं तो आप एक गरीब और मजबूर इंसान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये रणनीति उन लाखों युवाओं का भी अपमान है जो एक्चुअली गरीबी और संघर्ष के बावजूद मेहनत और ईमानदारी से अपना रास्ता बना रहे हैं। इस तरह का कंटेंट जो है दोस्तों, ये सिर्फ दर्शकों के मानसिक स्वास्थ्य पर ही बुरा असर नहीं डालता, बल्कि क्रिएटर्स को भी एक जाल में फंसा देता है। क्योंकि अगर आप एक बार एक वल्गर कंटेंट से वायरल हो भी गए तो अगली बार जो एल्गोरिदम है वो आपसे और ज्यादा की डिमांड करेगा। आपके जो दर्शक बने हैं वो पहले से ज्यादा वल्गर, पहले से ज्यादा शॉकिंग कंटेंट देखना चाहेंगे, और आपको वैसा कंटेंट ही बनाना पड़ेगा। और ये एक एंडलेस लूप बन जाता है। और ज्यादा वल्गर और ज्यादा शॉकिंग कंटेंट बनाने लगते हो, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने लगते हो, और अंत में आपको जेल जाना पड़ता है। तो क्रिएटर्स को ये समझना होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब फ्रीडम टू स्प्रेड फिल्थ नहीं होता। आपके कंटेंट का समाज पर एक गहरा असर होता है और उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी और आपकी यानी ऑडियंस की है। जब आपको कोई वल्गर या नफरत भरा वीडियो दिखे तो उसे लाइक या शेयर या उस पर कमेंट करने की जगह रिपोर्ट बटन का इस्तेमाल करिए। उस क्रिएटर को अनफॉलो करिए, उन क्रिएटर को सपोर्ट करिए जो मेहनत से अच्छा और पॉजिटिव कंटेंट बना रहे हैं। ये लड़ाई संस्कारी होने या ना होने की नहीं है। ये लड़ाई एक स्वस्थ और सुरक्षित डिजिटल समाज बनाने की है, एक ऐसा इंटरनेट जो हमारे बच्चों को जहरीला ना बनाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस समस्या का असली समाधान क्या है, और ऐसे क्रिएटर्स के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसे लोग जो ये कंटेंट देखते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।